दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ और इंग्लिश चैनल में मैंने एक दो दिन के लिए वीडियोस पब्लिश नहीं किए, सिर्फ दो शॉर्ट्स बनाए थे और मैंने थोड़ा टाइम ऑफ ले लिया था क्योंकि मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ गया था। कई कई चीज़ें हुई थी पिछले हफ्ते में, सब एक साथ हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा मुझे स्ट्रेस हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो सब कुछ बंद करते हैं, अपना मानसिक संतुलन दोबारा ले आते हैं और फिर उसके बाद काम करेंगे। तो आज बहुत बढ़िया लग रहा है। और चक्कर ये है कि आजकल आप सोशल मीडिया में देखोगे तो पहले तो अपना ये खालिस्तान वाला इशू हुआ था, फिर अभी ये हमास और पैलेस्टीन का इशू है। सोशल मीडिया खोल के देखो तो इतना बकवास है वो सोशल मीडिया में, सच झूठ सब मिक्स करके बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने अभी सोशल मीडिया भी बंद कर दिए 2-3 दिन के लिए। ज़्यादा नहीं देखता हूँ, 5-6 मिनट देखता हूँ बस, और बाकी का दिन बंद करके रख देता हूँ। तो ये है सारांश में जो पिछले दिनों में जो हुआ था। और दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि हम यहाँ पर अभी HIV के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें नए रिक्वेस्ट भी आते हैं कि हमें आप HSV के बारे में बताइए, या और भी डिज़ीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है उसके बारे में बताइए, लगे हेपेटाइटिस B वगैरह वगैरह। तो मेरी समस्या यही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं साइंटिस्ट हूँ। हर चीज़ के लिए मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ता है और मेरे पास एक्चुअली टाइम है नहीं कोई और डिज़ीज़ के बारे में बात करने को। पर जो इंग्लिश चैनल में मैं जीनोमिक इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैं रिसर्च कर चुका हूँ, उन एरियाज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है डायबिटीज़, जिसके बारे में वहाँ इंग्लिश में वीडियो बनाया हूँ, वो मैं हिंदी में बनाने को तैयार हूँ। और हार्ट डिज़ीज़ के बारे में भी मैंने स्टडी किया हुआ है उस चैनल के लिए, क्योंकि हमारे जो जीनोमिक कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें उस तरह की दवाइयाँ बनाती है जो हार्ट डिजीज़ के लिए काम आती है। और लिम्फोमास जो है ब्लड कैंसर होती है, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पर स्टडी किया था, वो थेरेपीज़ को, जो लेटेस्ट थेरेपीज़ है जीन थेरेपीज़, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। तो उनके बारे में मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन HIV के अलावा मैं और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ या बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं बिल्कुल साहस नहीं करूँगा कि उसके बारे में वीडियो बनाए, क्योंकि ये सब सीरियस चीज़ें हैं और हमें पूरा ज्ञान ना हो तो बात नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं आपका मान रखता हूँ कि भाई आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मैं आपका वो विश्वास हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन इस चैनल में ज़रूर आगे चलकर डायबिटीज़, ब्लड कैंसर और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसके बारे में मैं सब्जेक्ट बना के ऐड कर सकता हूँ, ताकि आपको थोड़े वैरायटी मिल जाए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और उन चीज़ों के बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। लेकिन HSV हेपेटाइटिस B के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है और अभी बैंडविड्थ नहीं है वो पढ़ने का। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो बना चुका हूँ, और आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मुझे लगा, मैंने मेरा स्क्रिप्ट देखा और मुझे लगा ये आपका काम आएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये HIV थेरेपी के लिए या डायबिटीज़ के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए, सब के लिए जो जीन थेरेपी बनती है उसको लागू हो सकता है और आपको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीन थेरेपी, उसके कॉस्ट के बारे में। मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने कॉस्ट इस तरीके से देखा था कि पेशेंट कितना पैसा देता है कंपनी को ड्रग खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए। और हमने कहा था कि बहुत महंगा है जीन थेरेपी और काफ़ी खर्चा होता है और आम आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है।
लेकिन आज जो कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये कंपनी की कॉस्ट है। कंपनी को दवा बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है जीन थेरेपी बनाने के लिए, एक डोज के लिए, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कंपनीज़ को ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना पड़ेगा। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं करे तो सिर्फ हमारे समाज के ऊपर के तबके में जो लोग हैं उनको जीन थेरेपी काम आएगी, बाकी लोगों को अभी का जो थेरेपी है वही चालू रखना पड़ेगा, सिम्टम ट्रीटमेंट। और ये जो है ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसा लंबे दौर तक नहीं चल सकता। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कंपनीज़ जो जीन थेरेपी बनाती हैं ये इसका भाव कम करने के लिए अभी से काम करना शुरू करें। तो ये मेन मैसेज है इस वीडियो का। तो मैं शुरू करूँगा आपको एक सिंपल एग्जांपल से, और धीरे 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 करके पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। समझ लीजिए आप दुकान जाते हो, आपको ख़रीदना है कि एक वॉशर ड्रायर ख़रीदना है। तो आप वॉशर ड्रायर ख़रीदने के लिए शोरूम पे जाते हो तो हर अलग अलग ब्रांड का वॉशर ड्रायर है, कोई छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई स्टील का है, कोई वाइट कलर का है, जो भी है, और किस में कितनी आवाज़ आती है ये सब देखते हो आप। फिर आप इसको मैं कहूँगा कि क्वालिटी, तो आप क्वालिटी देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, और उसका प्राइस क्या है वो देखते हो कि हाउ मच इज़ इट कॉस्टिंग, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, किस में लोन मिलता है, किस में नहीं मिलता है, ये सब देखकर फिर आप निर्णय लेते हो कि आपको कौन सा ख़रीदना है। लेकिन ये कोविड के तुरंत बाद ऐसा समय आया था जब सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी, तभी इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था कि कौन सा मॉडल लेने से तुरंत घर पहुंचेगा। क्योंकि कोई कोई मॉडल जो है 2-2 महीने का वेट लिस्टिंग होता था कनाडा में। इंडिया में क्या होता था पता नहीं। यहाँ कनाडा में अगर आप सोफ़ा लेने जाओ या वॉशर ड्रायर लेने जाओ तो तुरंत कोविड के बाद तभी वो पूरा सप्लाई चेन बैकलॉग थी। मैंने एक सोफ़ा ख़रीदा था घर के लिए, डिलीवरी को 3 महीने लगे। एक वॉशर ड्रायर ख़रीदा, उसका 1 महीने का डिले हुआ था डिलीवरी में। तो तभी हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सोफ़ा है जो चल रहा है, पुराना वॉशर ड्रायर चल रही है, हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत चाहिए, नया घर लिया है, तो आप बोलोगे कि मुझे वही मॉडल लेना है। पैसे वैसे के बारे में बात तो देखेंगे, लेकिन इन सब में से हमें वही मॉडल लेना है जो जल्दी से घर पे डिलीवर हो जाए। तो ऐसे जो चीज़ें रहती है, इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सा आइटम ख़रीदना है। तो जब हम जीन थेरेपी की बात करते हैं तो जीन थेरेपी में भी यही सब चीज़ें लागू होती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से उसको देखा जाता है। तो इसके मैं आपको 2 तरह के जीन थेरेपी बताता हूँ। जीन थेरेपी एक्चुअली 3 तरह के हैं, मैं तीनों आपको बताता हूँ। उसमें से अपने को 2 तरह के बारे में बात करनी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ वो 2 के लिए लागू होती है, और तीसरा जो है वो यानी कि वो एकदम सिंपल दवा है, उसमें कोई प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो है वो है ऑटोलोगस। ऑटोलोगस जीन थेरेपी जो है उसमें आपके शरीर में से सेल्स निकालते हैं डॉक्टर, और फिर वो सेल्स जाते हैं लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में उसको जीन से मॉडिफाई करके उसको वो जो मॉडिफाई करते हैं वो थेरेपी होती है। मॉडिफाई करने के बाद वो सेल को वापस ला के आपके बॉडी के अंदर डाल देते हैं, और उसको कहते हैं ऑटोलोगस जीन थेरेपी। अभी मार्केट में दिसंबर में आने वाली है एक जीन थेरेपी जिसका नाम है एक्सासेल, और दूसरे का नाम है लोवोसेल। और ये दोनों जो है वो सिकल सेल डिजीज़ यानी कि एनीमिया वाली डिजीज़ के लिए जीन थेरेपी है। एक बार करो तो ज़िंदगी भर के लिए आपको आराम, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं सिकल सेल डिजीज़ के लिए। तो ये जो दोनों है, दोनों ऑटोलोगस थेरेपी है। ऑटोलोगस थेरेपी बनाना काफ़ी, मैं आसान तो नहीं कहूँगा, ये आसान चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, लेकिन कम तकलीफ़ वाली चीज़ है ऑटोलोगस थेरेपी। क्योंकि ऑटोलोगस थेरेपी में आपके खुद के शरीर के सेल्स को मॉडिफाई करके आपके सेल्स में डालते हैं, इसलिए रिजेक्शन का कोई सवाल नहीं आता। तो ये ऑटोलोगस थेरेपी है। लेकिन ऑटोलोगस थेरेपी में चक्कर क्या है कि आपको एक अस्पताल चाहिए, और अस्पताल में स्टाफ चाहिए सही, और वहाँ पर पेशेंट को जाना चाहिए, फिर वहाँ से वो ब्लड निकालने के बाद उसको सही सलामत पहुँचाना चाहिए लैब को। फिर लैब में पहुँचाने के बाद लैब में उसको उन लोग मॉडिफाई करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, फिर वापस पैकेज करेंगे और वापस हॉस्पिटल में भेजेंगे, वहाँ पर पेशेंट के शरीर के अंदर डालना। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको 15-20 दिन लग सकती है, ये होल प्रोसेस को, राइट।
तो ऑटोलॉगस थेरेपी में टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरी बात यह है कि ऑटोलॉगस थेरेपी में कि पेशेंट जो है उसका बॉडी ऑलरेडी वीक है, तो उसमें से जो सेल निकलती है वो वीक रहती है, तो वीक सेल को वापस ला के शरीर में डालो, उसमें कितना असर होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है ऑटोलॉगस थेरेपी की। और ऑटोलॉगस थेरेपी की पॉजिटिव ये है कि पेशेंट को कोई ऐसी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि उसका रेजिस्टेंस को थामना पड़े, क्योंकि वो उसी का सेल है तो उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। और दूसरे तरह का थेरेपी है एलोजेनिक थेरेपी। एलोजेनिक थेरेपी जो है इसमें क्या होता है कि हेल्दी डोनर के पास से ब्लड निकालते हैं और उसमें से सेल निकाल के उस सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन जो है वो डिजीज़ के लिए करते हैं, और उसके अलावा वो ये भी मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो अपने इम्यून सिस्टम को चकमा दे सके, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको वापस हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो एलोजेनिक थेरेपी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर सके, उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कहते हैं, GVHD, तो वो हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जीन इंजीनियरिंग में संभाल लेते हैं। एलोजेनिक थेरेपी का दूसरा फ़ायदा ये है कि जब पेशेंट को चाहिए तो तुरंत, जैसे हम दवा लेके आते हैं, सेलाइन लेके आते हैं, उसी तरह फार्मासिस्ट के पास से लेके आ सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड मिल सकता है ये। तो पेशेंट को जब चाहिए और जब उसको मिलता है उसके बीच का अंतर बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन ऑटोलॉगस में 15 दिन का टाइम लगता है कम से कम, राइट। तो ये है डिफरेंस ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। और इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि खर्चा कितना हो जाता है हॉस्पिटल में। कलेक्शन पॉइंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना है, उसका खर्चा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसका खर्चा है, फिर उसको लैब में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेसिंग, जीन इंजीनियरिंग सब करने का है, फिर पैकेजिंग करना है, फिर वापस ले आना है और वापस इन्फ्यूज़ करना है, तो वहाँ का खर्चा, ये सब मिला के, और टाइम, उतना टाइम स्टाफ को पगार में रखना पड़ेगा, तो वो सब मिला के कॉस्ट बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि एलोजेनिक हो या ऑटोलॉगस हो, ये जीन थेरेपी बनाने के लिए आपको वायरल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एडेनो एसोसिएटेड वायरस या लेंटी वायरस या और भी तरह के वायरस रहते हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो जीन इंजीनियरिंग करते हैं। उसमें CRISPR-Cas9 या प्राइम एडिटिंग या जो बेस एडिटिंग है वो तत्व डालकर उसको शरीर के अंदर डाल के या सेल के अंदर डाल के उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं। तो एडेनो एसोसिएटेड वायरस, लेंटी वायरस, ये सब जो बनाना है ये भी थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उनको, पर लीटर या पर मिलीलीटर जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेशन में हाई क्वालिटी चाहिए वायरस, ताकि उसके अंदर वो जीन एडिटिंग का प्रोग्राम कर सके और फिर उसको सेल्स के ऊपर डाल सके और फिर वो सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर कर सके। ये सब लंबा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस के लिए आपको हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, और हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए हाई पगार लगेगा, और उनको जो मशीन्स चाहिए वो सब भी एक्सपेंसिव है। तो एक ही दवा के लिए, एक ही थेरेपी के लिए एक टाइम पे यूज़ करने के लिए उसमें खर्चा हो जाता है। और अगर समझ लो कंटिन्यूस रन रहता है, जैसे कि अपना फार्मेसी कंपनी में एक साथ हज़ार पैकेट एस्पिरिन निकली या 1 लाख एस्पिरिन का टैबलेट निकला, उसमें क्या कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हज़ारों यूनिट्स में बढ़ जाती है। लेकिन ये जीन थेरेपी जो है ये पर्सनलाइज मेडिसिन गिना जाता है, जो इंसान के लिए स्पेसिफिक बनाते हैं। खास ऑटोलॉगस थेरेपी जो है वो पर्सनलाइज मेडिसिन है। पर्सनलाइज मेडिसिन जो है एक व्यक्ति के लिए एक टाइम पे बनती है, तो उसका जो कॉस्ट रहता है पूरा उसके ऊपर जाता है। एलोजेनिक में थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि वो बल्क में बना सकते हैं, लेकिन एलोजेनिक हो या ऑटोलॉगस हो, जीन थेरेपी वाली जो भी बीमारियां हैं वो भारी मात्रा में नहीं है। ऐसे नहीं है कि विश्व भर में 1 करोड़ लोगों को ये बीमारी है तो चलो 1 करोड़ लोग के लिए डोज बनाएंगे तो हर एक डोज का भाव कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में आपको शायद 2 लाख या 2.5 लाख लोग मिलेंगे एक पर्टिकुलर जीन जेनेटिक डिफेक्ट के लिए, तो उतना ही दवा उनको बनाना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसे कहते हैं वो नहीं आता है। समझ लीजिए एक कंपनी 10 कार बनाती है 1 महीने में, तो महीने का स्टाफ का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और भाड़ा, वो सब मिला के जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, स्टाफ, भाड़ा और अपना वो जो मशीन का डेप्रिसिएशन, वो सब जो है फिक्स्ड कॉस्ट है।
वो सब चीज़ें जो है सिर्फ 10 कार के ऊपर वो लोग डाल सकते हैं, तो हर एक कार को बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन अगर उसी फैक्ट्री में एक महीना में 100 कार बन सकती है, तो वो जितना स्टाफ है उसका पगार और वो फैक्ट्री का भाड़ा, वो सब चीज़ें जो है 1000 कार के ऊपर बट गया, तो हर एक कार का भाव कम हो गया। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो अगर एक फैक्ट्री में 10 बॉल पेन बनती है एक दिन में, और उसी फैक्ट्री में उसी स्टाफ के साथ अगर आप 10,000 बना सकते हो एक दिन में, तो 10,000 जब बनता है तो हर एक बॉल पेन का भाव जो है काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है जेनेटिक मेडिसिन में आना काफ़ी मुश्किल है। शायद एलोजेनिक में आ जाए, लेकिन ऑटोलॉगस में आना मुश्किल है। लेकिन ऑटोलॉगस में एक दूसरी तरह का स्ट्रैटेजी यूज़ किया जा सकता है। जब मैं स्ट्रैटेजी कहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर एक इंडस्ट्री जो बिज़नेस है, हर एक बिज़नेस में एक नया स्ट्रैटेजी होता है कॉस्ट कटिंग के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि जब ऑटोलॉगस थेरेपी होगी, तो उसमें खर्चा कम करने के लिए वो जो जीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या कर सकती है कि वो फ्रेंचाइजी बना सकती है हॉस्पिटल्स में। वो उनका जो पेशेंट का सेल्स निकाल के पैकेज करके लेबोरेटरी में भेजने के लिए, और लेबोरेटरी से जो दवा आती है उसको अच्छी तरह से हैंडल करके पेशेंट के अंदर डाल के उनका निरीक्षण करने के लिए एक फ्रेंचाइज बना सकती है। उसको कह सकते हैं कि इन्फ्यूजन सेंटर या पेशेंट कॉन्टैक्ट सेंटर। तो ये कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है फ्रेंचाइज करने का। और दूसरा तरीका जो है, मैं सोच रहा हूँ कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ERP जो होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी महंगा होता है। पूरे फैक्ट्री के लिए या पूरे कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें पेरोल आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाएगा, सेल्स आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी उसके अंदर, और सब इंटीग्रेटेड है, रिपोर्ट्स मिलेंगे सब। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा भी काफ़ी होता है। तो ये जो ERP कंपनीज़ है, ये सॉफ्टवेयर बना देती है, और इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कंपनीज़ होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए डिलॉयट है या इन्फोसिस है या विप्रो है, ये जाकर एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कंसल्टिंग मॉडल। तो कंसल्टिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सेल थेरेपीज़ है, ये जो ऑटोलॉगस थेरेपीज़ है, उसको बनाने के लिए ये कंसल्टिंग मॉडल में टाई अप कर सकते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ। और ये जो कंसल्टिंग कंपनीज रहेगी जो इस तरह की थेरेपीज़ बनाएगी ये इस कंपनी के लिए, वो दूसरे कंपनीज के साथ भी टाई अप कर सकती है उसी मशीन में दूसरे जीन थेरेपी बनाने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि कंसल्टिंग कंपनी में स्टाफ जो होगी, छोटी कंपनी है तो उनका खर्चा भी कम होगा, ओवरहेड्स भी कम होगा, और वो उसी मशीन में दिन रात उसमें जीन थेरेपी बनाते रहेंगे। क्योंकि एक कंपनी की जीन थेरेपी बन गई तो तुरंत दूसरे कंपनी की जीन थेरेपी बनाएंगे, और वो जो है वो इन्फ्यूजन का जो फ्रेंचाइजी है उनके पास से कलेक्ट कर लेंगे, बना के उनको वापस दे देंगे। यही उनका काम रहेगा। तो इस तरह से उधर खर्चा कम हो सकता है। और जो पेरेंट कंपनी है जिसने ओरिजिनली वो जीन थेरेपी बनाई थी, उसके पास सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी और उसकी पेटेंट होगी, और उनको सिर्फ यही देखना है कि हर एक जगह जहाँ उन्होंने पेटेंट दिया है कि हर एक ने जहाँ जहाँ वो लोग दवा बना के देते हैं उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से रहे और उसका रॉयल्टी उनको मिल जाए। तो ये एक और तरीका हो सकता है खर्चा कम करने के लिए कंपनी को। देखिए, मैं कंपनी का खर्चा कम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी का ही खर्चा हाई है तो आज की तारीख में जो ICER ने हिसाब लगाया कि जीन थेरेपी का एक डोज बनाने के लिए, कोई भी बीमारी हो, एक डोज बनाने के लिए एवरेज 1.5 मिलियन to 2 मिलियन डॉलर की जितना खर्चा होता है एक डोज बनाने के लिए, कॉस्ट। ये तो सिर्फ कंपनी का खर्चा है उसे बनाने के लिए। तो अगर कंपनी का एवरेज कॉस्ट है 1.5 to 2 मिलियन, तो वो तो उस 2 मिलियन के ऊपर ही भेजेगा। और 2 मिलियन कौन खर्चा कर सकता है? G7 कंट्री में भी कितने लोग हैं, अमीर लोग, जो खर्चा कर सकते हैं, और उनमें से कितने लोग को बीमारी है जिनको ये लेना पड़ेगा। तो अगर जीन थेरेपी की आगे बढ़नी है और जीन थेरेपी वाली कंपनीज को सक्सेसफुल होना है, तो उनको किसी न किसी तरह से उनका कॉस्ट जो है उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये फार्मेसी कंपनी जो है, फार्मेसी को तो
सिम्टम ट्रीटमेंट करते हैं, तो दुनिया भर के लोगों के लिए कोई भी बीमारी हो, उसमें हेडेक है तो उनको पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी बीमारी में अगर उल्टी आती है तो उनको ग्रेवॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सब जो है काफ़ी मात्रा में ये लोग बनाते हैं, तो बहुत सस्ता रहता है। और दूसरी बात, पेटेंट ख़त्म हो जाते हैं, जेनरिक्स आ जाती है, जेनरिक और भी सस्ता बन जाता है। तो और तीसरी बात यह है कि अभी आजकल फार्मेसी कंपनी जो है, उनका जो भी दवा हो उसके अंदर API होता है, उसको फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो दवा का बहुत मूल द्रव्य है, जिसके बिना दवा असर नहीं करेगा। तो आज की तारीख में वो केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, केमिस्ट्री के थ्रू बनाते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन के थ्रू भी API बन सकता है। गिंको बायोवर्क्स नाम की एक कंपनी, जो हम इंग्लिश चैनल में उसके बारे में बात करते हैं, उसके शेयर्स के बारे में, तो वो कंपनी जो है उसके पास इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के DNA है कि उसको पता है कि कौन से DNA किस तरह का एंजाइम बनाएगी। तो वो जो है आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, फाइज़र जैसे बड़ी कंपनीज़ के साथ उसका कोलैबोरेशन हुआ है, सुमिटोमो के साथ, तो वो API बना के देती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और वो जिस तरह से बनाती है, फर्मेंटेशन का मतलब है जैसे आप जामुन डाल के, दूध में जामुन डालते हो और दही बन जाता है अगला दिन, वो फर्मेंटेशन में गिना जाएगा। या जो इडली का आटा पीसते हैं और अगला दिन यूज़ करते हैं तो फर्मेंट होता है। या ब्रेड भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। वो डो बना के रखते हैं 1 घंटे के लिए, वो यीस्ट फर्मेंट होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसको ओवन में डाल के बनाते हैं। तो ये सब फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन के थ्रू जब API बनता है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, उसमें एनर्जी कम खर्चा होता है और वो बहुत नेचुरल बनता है। तो फार्मेसी कंपनी लोग अभी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि API जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू बना सके जहाँ जहाँ हो सके। तो उसकी वजह से फार्मेसी का भाव भी कम होते जा रहा है। तो अगर फार्मास्यूटिकल में सस्ते में मिलता है और जेनेटिक्स में वंस एंड डन, यानी कि एक बार आप ले लो दवा और ज़िंदगी भर के लिए वो ठीक हो जाएगा, तो अभी जो कि सिंपल दवा के लिए, सिंपल बीमारियों के लिए बना रहे, सिकल सेल डिजीज़ जो है, इसमें खाली एक जीन पे उनको चेंज करना पड़ता है बस। तो सिकल सेल डिजीज़, बीटा थैलेसीमिया, सबका वही है। तो सिंपल वाले पे किया, लेकिन जब आगे चलकर कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक बीमारी के लिए करेंगे तो एक नहीं बल्कि 4 या 5 जीन का उसमें असर होगा, तो उसमें मल्टीप्लेक्स एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसका भाव कम कराने के लिए ये जीन कंपनीज़ को ज़रूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मेसी सस्ती होती जा रही है और जीन कंपनी की जो जीन थेरेपी है काफ़ी महंगी है। आज की तारीख में जो कि सिकल सेल डिजीज़ के लिए कोई इलाज नहीं है, तो उसका भाव निकालने की यही देखते हैं कि अगर पेशेंट को हर बार जब उसको अटैक होता है, VOE अटैक होती है, तो वैस्कुलर ओकल्सिव इवेंट कहते हैं, वो सिकल सेल डिजीज़ वाले को होती है, 2 महीने या 3 महीने में एक बार होती है, तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और ब्लड चढ़ाना पड़ता है। देखिए, जब हॉस्पिटल में जाके बार बार आप ब्लड चढ़ाते हो तो उसमें हेपेटाइटिस बी और HIV होने का चांसेस भी है, 0.1%, 0.2% है, लेकिन वो रिस्क तो रहता ही है। दूसरी बात, हर बार आप जब हॉस्पिटल जाते हो खर्चा होता है और आप ऑफिस नहीं जा पाते हो, आपका कमाई बंद हो जाता है, आपकी फैमिली को तकलीफ़ होती है। ये सब का खर्चा निकाल कर वो लोग कहेंगे कि अगर इस तरह से दवाई लेते जाएंगे, अभी का दवाई सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए, तो सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट को उसके बाकी के आयुष्य में वो लगभग $2,04,000 खर्चा करेगा। इसलिए हमारा जो थेरेपी है आप $2,04,000 में ख़रीदिए हमारे पास से। तो इस तरह से वो बताएंगे और इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए तैयार हो गई है अमेरिका में। लेकिन ये जो है अभी हम बता सकते हैं अगले 1-2 साल के लिए, लेकिन आगे चलकर ऐसे ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आदमी गरीब है और उसको सिकल सेल डिजीज़ है और दवाई है तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए, राइट? तो पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और समाज सबके ऊपर बहुत दबाव आएगा, कंपनियों के ऊपर भी दबाव आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इंग्लिश चैनल में मैं निवेशकों से बात करता हूँ जो ऐसे कंपनीज़ में पैसे डालते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि आप लोग इसमें भी ध्यान दीजिए कि कौन सा CEO जो है ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है और इसके बारे में काम करता है, क्योंकि उसका शेयर जो है अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो सबसे पहले इसके लिए कोई तरकीब ले आएगा और उसकी वजह से उसकी जो दवा जो है सस्ते में मिल सकती है और ज़्यादा लोगों को मिल सकती है, और उस कंपनी का नाम भी अच्छा रहेगा। जैसे इंडिया में टाटा कंपनी का नाम अच्छा है, उस तरह से उसका भी नाम अच्छा रहेगा
और वो हिसाब से मैं देख रहा था। लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा कि हिंदी अनुवाद कीजिए, तो मैंने सोचा ये सही टॉपिक है हिंदी में अनुवाद करने का, क्योंकि जब EBT 101 आएगा, EBT 101 जो है वो एक जीन थेरेपी है एक्चुअली, क्योंकि उसमें इन वाइवो जीन थेरेपी है, यानी कि वो जो वायरस है जिसके अंदर उन्होंने एडिटिंग करने के लिए डाला है, जीन एडिटिंग का जो मैकेनिज़्म है वो डाला है, उसे सीधे शरीर में डाल देंगे और शरीर के अंदर जाके वो हर एक सेल में जाकर उसको कट करके रिपेयर कर देगा। तो ये जो EBT 101 है ये जीन थेरेपी है। और हमारे जो AGT 103-T है वो भी जीन थेरेपी है, क्योंकि उसमें उन लोग जेनेटिक एडिटिंग करते हैं कोई और मेथड यूज़ करके, लेकिन आपका CD4 सेल जो है उसको निकाल के उसको मॉडिफाई करके फिर वापस आपके शरीर के अंदर डाल देते हैं, तो वो भी जीन थेरेपी है। जहाँ जहाँ जीन थेरेपी है वहाँ पर एडेनो वायरस या लेंटिवायरस या कोई वायरस की इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो जीन एडिटिंग को सेल के अंदर पहुँचाने के लिए। फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसको पैकेज करके शरीर में डालना पड़ेगा। ये सब बहुत महंगा है। तो इसके वजह से मैं कहता हूँ कि कंपनीज़ को सोचना चाहिए कि हम हमारा कॉस्ट कैसे कम करें, ताकि जब सेल प्राइस को कम करने का डिमांड और दबाव बढ़ते रहे तो CEO के पास कुछ तो रास्ता होगा जिस तरह से कि वो भाव कम कर सके, सेल्स प्राइस कम कर सके। अगर उसका खुद का खर्चा ही 1.5 to 2 मिलियन डॉलर है तो नुकसान में तो नहीं बनाएगा बिज़नेस, कोई भी नुकसान में बिज़नेस नहीं करेगा, कोई शेयर होल्डर उस कंपनी का शेयर नहीं रखेगा, तो फिर गवर्नमेंट भी कहाँ से लेके आएगी इतना पैसा? हर एक बीमारी के लिए जीन की दवा आएगी तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं रहेगा। टैक्स कितना लोग दे सकते हैं, कितना टैक्स दे सकते हैं लोग जो टैक्स देते हैं वो बोलेंगे कि टैक्स का इस्तेमाल पासपोर्ट में होना चाहिए, इनकम टैक्स का टाइम टू टाइम सर्विस देने में होना चाहिए, कस्टम्स में होना चाहिए, आर्मी का पगार देने के लिए होना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल चलाने के लिए होना चाहिए, रोड्स बनाने के लिए होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट के खर्चे तो हज़ार हैं। तो गवर्नमेंट कितने लोगों को कितना सब्सिडी दे सकती है जीन थेरेपी के लिए, अगर बहुत सारे बीमारियों के लिए जीन थेरेपी आ जाए तो दोस्तों इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि मैं सोचता हूँ जीन थेरेपी कंपनीज़ को इन चीज़ों के बारे में सोचनी चाहिए कि हम कैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो है उनमें से हम कुछ अच्छी तकनीक लेकर हमारे इंडस्ट्री में शामिल करके प्राइस को कम करें। तो ये पॉइंट है इस वीडियो का। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे इंग्लिश चैनल में हमने 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोग भी वहाँ शामिल हैं कई लोग। और हमारे हिंदी चैनल में 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए, उसके लिए भी आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे हर एक मेंबर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपकी सहायता की वजह से ये HIV वाली चैनल चल रही है और मुझ में भी साहस आ रहा है कि हर रोज़ एक वीडियो बना के दूँ। तो चलो इसके साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।